आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वर्क प्लेस हैरासमेंट। अगर कोई इस मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कानून को कैसे समझें और अपने हक के लिए क्या कदम उठाएं। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर काम करने की जगह पर ही सेफ महसूस ना हो तो क्या करें? बहुत से लोग इस सिचुएशन का सामना करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे में अपने बचाव के लिए हमारे पास क्या कानूनी अधिकार हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कानून की नज़र में हैरेसमेंट का मतलब आखिर है क्या। क्योंकि देखिए, इसकी जो कानूनी परिभाषा है वो हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा बड़ी और डिटेल्ड है। देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। इसमें कोई भी अनचाहा शारीरिक बर्ताव, सेक्सुअल कमेंट्स या जोक्स पास करना या फिर इशारों से जैसे कि घूरना या कोई गलत तस्वीर भेजना, ये सब शामिल है। और इसमें एक बहुत ही सीरियस चीज़ भी है जिसे क्विड प्रो क्वो कहते हैं। इसका सीधा मतलब है काम में फायदा पहुंचाने के बदले किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर की मांग करना या धमकी देना। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी होती है वर्क प्लेस को लेकर। वर्क प्लेस का मतलब सिर्फ ऑफिस की चार दीवारें नहीं है। कानून के हिसाब से आपका वर्क फ्रॉम होम, कोई ऑफिशियल ट्रिप, कंपनी की गाड़ी, यहां तक कि जूम या टीम्स पर होने वाली वर्चुअल मीटिंग्स भी वर्क प्लेस ही मानी जाती हैं। तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि हैरेसमेंट क्या है और वर्क प्लेस किसे कहते हैं, तो अब आते हैं सबसे जरूरी कदम पर। अगर कोई इस सिचुएशन को फेस कर रहा है तो सबसे पहला और सबसे ताकतवर एक्शन जो लिया जा सकता है वो है हर चीज का रिकॉर्ड रखना। ये लाइन बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल याद रखें। दस्तावेजीकरण सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि किसी भी मजबूत केस की जो नींव होती है ना, वो हमेशा ठोस सबूत ही होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सबूत के तौर पर आखिर क्या क्या इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये रही एक पूरी चेकलिस्ट। इसमें सब कुछ है, आपके चैट्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, अगर कहीं सीसीटीवी फुटेज है तो वो, और अगर कोई गवाह है तो उसका नाम, और हाँ, हर घटना की तारीख के साथ एक डायरी मेंटेन करना। लेकिन सिर्फ सबूत इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, उन्हें सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, काम के ईमेल को अपने पर्सनल ईमेल पर फॉरवर्ड करके बैकअप बना लें। दूसरा, सभी चैट्स और मैसेज के स्क्रीनशॉट ले लें। और तीसरा, हर घटना का ब्यौरा देते हुए एक प्राइवेट डायरी जरूर मेंटेन करें, जिसमें तारीख और समय सब कुछ लिखा हो। अच्छा, जब आपके पास सारे सबूत सुरक्षित हो जाएं, तो अगला कदम आता है एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करने का। और ये शिकायत कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, जिसे शॉर्ट में आईसीसी कहते हैं, उसके पास की जाती है। और ये जानना हर कर्मचारी का अधिकार है कि अगर किसी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं तो वहां एक आईसीसी का होना कानूनन जरूरी है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस कमेटी को बनाने का मकसद ही यही है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो। अब बात करते हैं टाइमलाइन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कानून ने इस पूरे प्रोसेस के लिए एक सख्त समय सीमा तय की है। शिकायत कब करनी है? आखिरी घटना के 3 महीने के अंदर। आईसीसी को जांच कितने दिन में पूरी करनी है? 90 दिनों में। और कंपनी को रिपोर्ट पे एक्शन कब तक लेना है? 60 दिनों के अंदर। ये डेडलाइंस इसलिए हैं ताकि मामले में बेवजह की देरी ना हो। तो जैसे ही शिकायत दर्ज होती है, इंक्वायरी यानी जांच शुरू हो जाती है। अब इस जांच के दौरान शिकायत करने वाले और जिस पर आरोप लगा है, दोनों के पास कुछ अधिकार होते हैं और कुछ राहत के उपाय भी मौजूद होते हैं। जांच चलने के दौरान शिकायतकर्ता को सुरक्षित माहौल देने के लिए कुछ तुरंत राहत के उपाय किए जा सकते हैं, जैसे आरोपी का ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर शिकायतकर्ता को ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए। यहां तक कि 3 महीने तक की पेड लीव का भी ऑप्शन होता है, ताकि उन्हें आरोपी का सामना ना करना पड़े। अब देखिए, जांच के दौरान दोनों ही पक्षों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। शिकायत करने वाले को तुरंत रिपोर्ट करके सबूत सुरक्षित करने चाहिए और आरोपी से सीधे उलझना नहीं चाहिए। वहीं जिस पर आरोप है उसे शांत रहकर पूरा सहयोग करना चाहिए और किसी भी सबूत को नष्ट करने या शिकायतकर्ता को धमकाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक फेयर प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। तो पूरी जांच पड़ताल के बाद आईसीसी अपना फैसला सुनाती है, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि फैसला आने का मतलब ये नहीं कि बात खत्म हो गई। इसके आगे भी रास्ते हैं। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो कंपनी कई तरह के एक्शन ले सकती है, जैसे कि आरोपी से लिखित माफी मंगवाना, सैलरी काटना, प्रमोशन रोकना, या फिर सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए दूसरी जगह ट्रांसफर करना या नौकरी से निकालना भी शामिल हो सकता है। यहां पर एक बहुत ही जरूरी कानूनी बात है जिसे समझना चाहिए।
अगर कोई अपनी शिकायत को पुख्ता सबूतों से साबित नहीं कर पाता, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाता कि शिकायत झूठी थी। कानून इस बात को समझता है और सच्ची शिकायत करने वालों को प्रोटेक्ट करता है। और जैसा मैंने कहा था कि फैसला आखिरी नहीं होता। अगर शिकायतकर्ता या जिस पर आरोप लगा है कोई भी आईसीसी के फैसले से खुश नहीं है, तो उनके पास अपील करने का पूरा अधिकार है। फैसला मिलने के 90 दिनों के अंदर लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। तो आखिर में इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सलाह यही है कि इस तरह की सिचुएशन को इमोशनल होके नहीं, बल्कि एक लीगल अप्रोच के साथ हैंडल करें। सही कानूनी प्रक्रिया और मजबूत डॉक्यूमेंटेशन, यही आगे बढ़ने का सबसे सही और ताकतवर तरीका है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए। इन सभी कानूनी कदमों और अधिकारों को जानने के बाद हम सब मिलकर अपने अपने वर्कप्लेस पर एक ऐसा कल्चर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं जहां हर कोई सच में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।